यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 23 है और यहाँ पर ये फुल लेंथ टेस्ट हम लोग कर रहे थे। फुल लेंथ टेस्ट मतलब कहने का कि जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे कि इकोनॉमिक के यहाँ पर 13 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का 14 क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी और आईआर के मिला के 17 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का 16 है, साइंस टेक्नोलॉजी का 5 है, इन्वायरमेंट का 10 है और करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन है। तो इस टाइप से पूरा सब्जेक्ट जितने भी है उस सब्जेक्ट को मिलाकर के यहाँ पर फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है और कितने कितने क्वेश्चन दे रखे हैं ये भी यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट में इनका ये अच्छी बात है यहाँ पर कि उन्होंने सब सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि यहाँ पर पहले इकोनॉमिक अगर 13 है तो इकोनॉमिक के 13 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉलिटी के 10 हैं तो पॉलिटी के 10 होंगे, इन्वायरमेंट के अगर 10 हैं तो इन्वायरमेंट के 10 होंगे। तो ऐसे करके दे रखा है, तो कॉपी सिस्टम से दे रखा है कि जैसे हमारा पूरा माइंड सेट रहे कि हम क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है ना। पूरा मिक्स नहीं है कि फुल लेंथ का मतलब पूरा मिक्स यहाँ पर नहीं है, इसमें है तो सब सब्जेक्ट लेकिन क्वेश्चन मिक्स नहीं है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, हम लोग 50 तक कर चुके थे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से और 100 तक क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे। और हम लोग सुबह देख चुके हैं विजन का टेस्ट नंबर 29 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का, ठीक है, वो भी देख सकते हो। आते हैं 51 नंबर है, भारत में नदियों और झीलों के संबंध में विचार करना है। वुलर झील झेलम नदी पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झीलों में से एक मानी जाती है। 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, डल झील प्रत्यक्ष रूप से झेलम नदी की मुख्य धारा के रूप में निर्मित होती है। सेकेंड बात 51 का सेकेंड यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर डल झील यद्यपि कश्मीर घाटी में स्थित है, झेलम नदी की मुख्य धारा निर्मित नहीं है, ये अलग झील तंत्र है। हालांकि ये नहरों के माध्यम से झेलम से जुड़ी हुई है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। और आगे देखते हैं तीसरा बोला चिल्का झील जो है ये खारे जल की एक लेगून है जो बंगाल की खाड़ी में जुड़ी हुई है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथा सांबर झील स्वच्छ जल की झील है और जिसे यहाँ पर बारहमासी नदियों द्वारा पोषित किया जाता है। चौथी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में से सांबर झील एक अंतर्देशीय लवणीय झील है, न कि स्वच्छ जल की। ये मौसमी जलधाराओं को वित्त पोषित या पोषित इसको नहीं करती है, ठीक है। वित्त मतलब इससे पोषित होती है मौसमी धाराओं से, न कि सांबर झील से, ठीक है। और नमक उत्पादन में काफ़ी प्रसिद्ध है इसके लिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट है, 1 और 3 सही है, 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 नंबर, वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में विचार करना है। पृथ्वी पर प्रमुख पवन प्रणाली जो होती है उसके निर्माण के लिए दाब पट्टी वैश्विक वितरण मुख्य जिम्मेदार होता है। 52 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कोर्लिस बल की पवनों की दिशा में इसको प्रभावित करता है लेकिन इसकी गति को प्रभावित नहीं करेगा। सेकेंड यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो कोर्लिस बल होता है ये पवनों की दिशा को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो गति है उसको प्रभावित यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है। जबकि पवनों की गति मुख्यतः दाब प्रवणता द्वारा निर्धारित होती है और दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की गति उतनी ही अधिक होती है, उतनी कम नहीं होती है। ध्यान रखना है, पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है सब नोट करते जाया करो। दोनों बातें करेक्ट है, 52 का सी। 53 है, भारत में कोको की कृषि के संबंध में विचार करना है। मानदंड इसका क्या है और इसकी क्या विशेषता है? पहला है परिपक्वता अवधि जो इसकी है फसल के दूसरे वर्ष के अंत में या तीसरे वर्ष में प्राप्त होती है। पहली बात 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बुवाई का समय जो होता है सेकंड, ये क्या होगा? ये नर्सरी में बुवाई सर्वोत्तम रूप से जून जुलाई में होती है। ये बात गलत है क्योंकि कोको के बीज पूरे अंकुरित हो सकते हैं। नर्सरी में बुवाई के लिए सर्वोत्तम समय दिसंबर जनवरी के बीच होता रहता है ताकि मानसून के आगमन के साथ पौधे रोपण तैयार हो सके। सेकेंड गलत है। तीसरा बुवाई की अब जो विधि है ये अंकुरण बढ़ाने के लिए बीजों को मृदा में गहराई से बोती है। तीसरी बात क्या होगी यहाँ से? तीसरी बात इसकी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बुवाई की जो विधि होती है बीजों के हीलियम के जो सिरे होते हैं उसकी ओर रखकर ये समतल फ्लैट की स्थिति में रखा जाता है और उन्हें मृदा की गहराई में नहीं बोया जाना चाहिए और उचित अंकुरण के लिए बाहरी जो गहरी बुआई है वो अनुशंसित नहीं होती है। तीसरा गलत होगा। चौथा तापमान बोला है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। चौथी बात यहाँ से क्या होगी? ये चौथी बात जो है 53 की यहाँ से करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 53 का 1 और 4 सही है, राइट, 1 और 4 सही है, ठीक है, 1 और 4 सही है तो आंसर बी। क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इनमें से कितने देशों ने उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु पाई जाती है? इसमें आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ये पाई जाती है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सभी में पाई जाती है। डी क्या होगा? 54 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। उष्णकटिबंधीय उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी
तटीय जलवायु मध्यद्वीप के पूर्वी किनारों पर उष्ण समशीतोष्ण अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के ठीक बाहर पाई जाती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रकार शामिल, जैसे कि चीन प्रकार है ना, गल्फ प्रकार और नेटाल प्रकार, 3 प्रकार आप नोट कर सकते हो इसके। आगे आते क्वेश्चन 55 नंबर 55 बोल रहे पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना को संदर्भ के विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला पृथ्वी की भूपर्पटी का ऊपरी भाग मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बना है और इसे सामूहिक रूप से सियोल कहा जाता है। 55 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है महासागरीय भूपर्पटी मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है जिसमें सिलिका, लोहा और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है और इसमें सीमा कहा जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। 55 का आंसर सी करेक्ट होगा। 56 है निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2। महासागरीय जल में लवणता विभिन्न स्थानों पर वाष्पीकरण और स्वच्छ जल के प्रवाह जैसे कारकों के कारण काफी भिन्न भिन्न होती हैं। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा महासागरीय जल में विभिन्न लवणों का अनुपात लवणता में भिन्नता होने के बावजूद लगभग स्थिर है। दोनों बातें करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं करा क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था इसके स्थानों की वाष्पीकरण और स्वच्छ जल के प्रवाह जैसे कारकों की, और यहाँ पर क्या बात कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है जो लवणता में भिन्नता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्वच्छ जल के प्रवाह की बात कर रहा था। तो दोनों क्या अलग स्टेटमेंट है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें दोनों सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 57 है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2025 के बारे में विचार करना है। पहली बात है क्षेत्र और भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। पहली बात है 57 का जो पहला हो जाएगा ये बोला है दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश, पहली बात करेक्ट है। अंडा उत्पादन आंध्र प्रदेश, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। ऊन उत्पादन जम्मू कश्मीर, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये ऊन उत्पादन में 24-25 में कुल उत्पादन 34.7 मिलियन 57 मिलियन किलोग्राम आंका गया था जिसमें 2.63 की वृद्धि देखी गई है और सबसे अधिक योगदान राजस्थान का है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी ऊन वाली। मांस उत्पादन पश्चिम बंगाल, मांस उत्पादन देखो जरूरी नहीं कि जहाँ पे जो चीज़ जहाँ ही अच्छी हो वहीं सबसे ज़्यादा उत्पादित हो। ठीक है, ये बात याद रखना है। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1, 2, 4, 1, 2, 4 मतलब 3 बातें सही है। करेक्ट आंसर 57 का सी। 58 है इलायची के संबंध में विचार करना है। देखते हैं ये भारत के पूर्वी घाट के इस क्षेत्र की स्थानिक है। 58 का पहला यहाँ से करेक्ट नहीं है, पहला गलत है। क्यों, क्योंकि इलायची जो है जिसे यहाँ पर लोकप्रिय रूप से मसालों की रानी कहा जाता है और ये अत्यधिक सुगंधित मसाला होता है जो जिंजीबरेसी अदरक से संबंधित है। 58 का पहला क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा इसके लिए अम्लीय दोमट और ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। तीसरा वर्ष 2025 के अनुसार ग्वाटेमाला के बाद भारत विश्व में इलायची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 2, 3 सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर गोल्डन क्रिनसेट के शब्द प्राय देखा जाता है न्यूज में, किस संदर्भ में देखा जाता है इसको। आंसर हो जाएगा 59 का सही आंसर यहाँ से ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने के लिए अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र होगा। डी 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा डी। क्वेश्चन 60 नंबर है सिपकिला दर्रा के संबंध में विचार करना है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित तथा भारत और चीन के बीच व्यापारिक नियंत्रण सीमा रेखा के बीच चौकी को चिन्हित करता है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है जो ऐतिहासिक रूप से भारत के तिब्बत के बीच एक व्यापार मार्ग के रूप में काम करेगी। सेकेंड बात 60 का ये भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 61 है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो है उसके बारे में विचार करना है। यह एक केंद्रीय डेटा भंडार बनाए बिना डेटाबेस तक सुरक्षित उद्देश्य आधारित पहुंच प्रदान करता है। 61 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड NATGRID नेट ग्रिड परिकल्पना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच
इंफॉर्मेशन साइलो को दूर करने के लिए की गई थी। सेकेंड बात 61 का क्या होगा, ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। तीसरा NATGRIT के लिए किसी भी डेटा तक पहुंच के लिए अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR का पूर्व पंजीकरण आवश्यक होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो एजेंसियां हैं NATGRIT उससे व्यक्तिगत डेटा प्राप्त कर सकती हैं और इसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्व पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 61 का ए। अच्छा, क्या पूछा है इसमें, कौन सा गलत पूछा है ना, तो यहाँ पर एक गलत है, सिर्फ तीसरा वाला। क्वेश्चन 62 है, मेटालर्जिकल कोक जो है उसके बारे में, या मेट कोक के बारे में। इसका उत्पादन कोकिंग कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिसे भंजक आसवन की प्रक्रिया कहा जाता है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि मेटालर्जिकल जो कोक है, मेट कोक उच्च कार्बनिक युक्त कम अशुद्धियों वाला ईंधन है जो कोकिंग कोयले से प्राप्त किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस इस्पात निर्माण के मुख्य इनपुट के रूप में उपयोग होता है। कम राख और अत्यंत कम फास्फोरस वाला मेट कोक उच्च ग्रेड इस्पात के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि कम राख है ना होती है इसमें, एस इसका लो होता है, और अति निम्न फास्फोरस वाली किस्में उच्च श्रेणी के इस्पात के निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी 62 का करेक्ट हो जाएगा। 63 है, ICGS समुद्र ताप के संबंध में विचार करना है। ये भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पौध होता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो होती है पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। ये पौध 22 नॉट से अधिक की गति से चल सकता है और 6000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति रखता है, जिससे ICG बेड़े का सबसे बड़ा पौध बन गया है। तीसरा करेक्ट हो जाएगा, आंसर 1 और 3 ये यहाँ से सही होगा। 64 है, कुछ भौतिक परिस्थितियों के संबंध में अधिक उष्ण जल कम उष्ण शीत जल की तुलना में तेजी से जम सकता है, जो पारंपरिक ऊष्मागतिकी, ठीक है, ऊष्मागतिकी के अपेक्षाओं के विपरीत है, और उपयुक्त विवरण किस प्रभाव को संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा 64 का बी, एम्पेम्बा प्रभाव इसका करेक्ट आंसर होगा। एम्पेम्बा इफेक्ट जो होता है, यह हाल ही में जवाहरलाल नेहरू के उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर आधारित एक सिमुलेशन माध्यम से इसका प्रभाव, पहला अणु स्तरीय स्पष्टीकरण प्राप्त करना। इससे अध्ययन से पता चलता है जल सीधे जमता नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक क्षणिक मध्यवर्ती आणविक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जल अपने प्रारंभिक तापमान के अनुसार इन मध्यवर्ती अवस्थाओं की अवधियों में रह सकता है। आंसर 64 का बी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में विचार करना है। पहली बात, नैनो टेक्नोलॉजी की पदार्थ को 100 नैनोमीटर या उससे छोटे के आयाम पर इंजीनियरिंग करना शामिल होता है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नैनो पदार्थ में क्वांटम आकार प्रभाव केवल यांत्रिक गुणों हेतु महत्वपूर्ण होते, ना कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल अनुप्रयोगों के लिए। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कण का आकार घटने और क्वांटम मैकेनिज्म जो होते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट हावी हो जाते हैं, और जिससे यहाँ पर के जो सेमीकंडक्टर होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैर रेखी प्रकाश की के लिए एक महत्वपूर्ण गुण होता है। उदाहरण के लिए क्वांटम डॉट्स को उनके आकार को समायोजित करने के विशिष्ट प्रकार में तरंग दर उत्सर्जित करने पर अवशोषित करने के लिए ट्यून किया जा सकता है, जिससे डिस्प्ले तकनीकी को सौर सेल के रूप में महत्वपूर्ण होता है। सेकंड गलत होगा। नैनो पदार्थ का बढ़ा हुआ सतही क्षेत्र उसकी उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा करेक्ट है। चौथा, नैनो कण में देखा गया कि सुपर पैरा मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और सूचना भंडारण के लिए उपयोग करता है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट होगी। आंसर क्या होगा, 1 3 4 से है 65 का ए। 66 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। आर्द्रभूमि विश्व के सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्रों में से एक माना जाता है। 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आर्द्रभूमि में जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करते हुए जटिल खास जाल को समर्थन मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा, आर्द्रभूमि वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्द्रभूमि जलवायु जो नियमन होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे वनस्पति और मृदा
में कार्बन का भंडारण करते हैं, जिससे क्या होता है उनके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जित नहीं हो पाता है। तीसरा गलत हो जाएगा, 1 2 यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1, कथन 2, कथन 3 प्रकृति आधारित कार्बन सिंक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात है पहली, ठीक है। दूसरा, पहला सही है, सेकंड बात है, सेकंड बात बोल हाँ ठीक है, वनों तथा मृदा महासागर जैसे प्राकृतिक सिंक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है, करेक्ट है। वनों की कटाई में कमी तथा मृदा प्रबंधन जो में सुधार कैसे जैसे उपाय जो होते हैं उसमें कार्बन सिंक की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं कौन, 2 और 3 की व्याख्या कर रहे हैं 1, ठीक है। आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखो कौन किसकी व्याख्या कर रहा है जरूरी नहीं कि यूपीएससी यही चीज़ पूछे, ठीक है, तो इसको माइंड से निकाल दो। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो बातें चल रही है ये बात सही है या नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको फ्रेम करना है, वो तो वहाँ पे एग्जाम में पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक कैसे पता चलेगा कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये पता करना जरूरी होता है। इस पर ध्यान मत दो कि यहाँ पर ये कौन किसकी व्याख्या कर रहा है, इस पर ध्यान दो कि हमारे स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट बता रहे हैं जो बात है। 68 नंबर है, कथन 1, कथन 2, कथन 3। इसमें बोले अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र में संख्या, ऊर्जा और ज्वाभार के सभी पैरामीटर सीधे होते हैं। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उत्पादक संख्या और ज्वाभार के दृष्टिकोण से शाकाहारियों की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है, जबकि जो शाकाहारी संख्या है इसमें ज्वाभार दृष्टिकोण से मांसाहारियों की तुलना में अधिक होगा, ये भी बात करेक्ट है। ऊर्जा की उपलब्धता उच्च पोषण स्तरों पर बढ़ती है, ये बात गलत है, क्योंकि एक परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है और प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर जो ऊर्जा एक हिस्से में की जो गर्मी होती है उसके रूप में क्षय होते होने के कारण ये क्रमिक ट्रांसफिक स्तर को घटाती जाती है, जिससे यहाँ पर उच्चतर ट्रैफिक स्तरों की ऊर्जा में उपलब्धता में बढ़ती जाती है और इसमें घटती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी बात तीसरी वाली। अच्छा, बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है ना, ये होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्तरों पर बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटेगी है ना, ये बात गलत हो जाएगी इसलिए। तो 2 बातें करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है कि जो ऊर्जा की उपलब्धता होती है पोषण स्तरों पर घटती रहती है, बढ़ेगी नहीं। 1 2 करेक्ट है, आंसर 68 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन 69 आते हैं, निम्नलिखित पर विचार करना है कथन 1, कथन 2, कथन 3 कार्बन की सामाजिक लागत नीति विश्लेषण और निर्णय निर्माण के व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। 69 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। एसओसी मतलब कार्बन की सामाजिक जो लागत है उसकी लागत विशेषण उत्सर्जन में परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव के मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, एससीसी नीति निर्माताओं को उत्सर्जन में वृद्धि या कमी के आर्थिक परिणाम का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। इसमें से कौन सा सही है, तीनों बातें यहाँ से सही है 69 की। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 70 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं 70 नंबर को। पहला बोला है कथन 1, यहाँ पर भी कथन 2, कथन 3 मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन में समान योगदान देते हैं, मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन समान में योगदान करते हैं। पहला 70 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 70 कब का 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, हाँ करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है मैंग्रोव ज्वाभार तथा मृदा बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, सेकंड सही और कथन 1 की व्याख्या कर रहा है ना, क्योंकि मैंग्रोव की बात कर रहा है। तीसरा, मैंग्रोव मत्स्य पालन तथा केकड़ा पालन गतिविधियों में समर्थन करता है, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है ना, तीसरी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है, दूसरी भी करेक्ट है, ठीक है, सही सब है, लेकिन यहाँ पर 2 और जो है 1 की व्याख्या कर रहा है। आंसर यहाँ से बी सही हो जाए, आंसर हो जाएगा 70 का। 71 है, बस्टर्ड के संबंध में विचार करना है। फ्रंटल विजन अभाव के कारण इंडियन ग्रेट बस्टर्ड होता है, उसके यहाँ पर की विद्युत लाइनों टकराकर अधिक संभावना रहती है टकराने की विद्युत से। पहला 71 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड बात है लेजर फ्लोरिकन बस्टर्ड की कुल का सबसे छोटा पक्षी है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लेजर फ्लोरिकन बस्टर्ड कुल का सबसे छोटा पक्षी है और इसका शरीर छोटा होता है और चोंच और पैर काफ़ी
लंबे लंबे होते हैं। लेसर फ्लोरिकन नेपाल में तराई क्षेत्र में गर्मियों में आने वाला एक दुर्लभ पक्षी होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर पूछे कौन सा सही नहीं है, तो डी। मतलब देखो जहाँ पे लिखा हो सही नहीं है, आपको तुरंत मन में क्या सोचना है, कहाँ कौन सा गलत है ये पूछना है ना, ये सोचना है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, ऐसे आपका आंसर सही दिखेगा। अगर सही नहीं के चक्कर में रहोगे तो आप स्टेटमेंट घुमा देगा आपको, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज भी थोड़ा यूज करो उसमें, तो आप ज़्यादा सही कर पाओगे। 72 आते हैं। 72 बोला है मुसिल्स के संबंध में विचार करना है। मुसिल्स द्विकपाठी मोलस्क हैं जो केवल समुद्री वातावरण में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 72 का ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मुसिल्स द्विपटली मोलस्क दो जुड़ी हुई खलों को एक आकर्षक जीव होते हैं और ये समुद्री माइटिलिटे वंश और स्वच्छ जल वंश दोनों प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। पहला गलत है। सेकेंड, मुसिल्स का उपयोग बायो इंडिकेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि वे अपने ऊतकों में भारी धातुओं और माइक्रोप्लास्टिक जैसे प्रदूषक जमा कर देते हैं। 72 का सेकेंड करेक्ट है, ठीक है। ओनली टू बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर होगा। 73 है डुगोंग के संबंध में विचार करना है। ये मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी, मंदार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और भारत और श्रीलंका के बीच तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाएंगे। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, भारत में इन्हें वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। 73 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 73 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो होगा ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये समुद्री घास के जो मैदान है उसमें बनाने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो जैव विविधता में प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन अवशोषण को बढ़ाएंगे। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या है, 1, 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। सी, क्वेश्चन नंबर 74 है हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में विचार करना है। यह प्रजाति हिंद महासागर में हम्बोल्ट धारा के किनारे पाई जाती है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर हम्बोल्ट पेंगुइन हम्बोल्ट धारा के किनारे पाया जाता है। इसका क्षेत्र पेरू और चिली के तटीय क्षेत्रों तक सीमित है। इसकी लगभग 80% आबादी इसी चिली के समुद्र तट पर पाई जाती है, ठीक है। हम्बोल्ट पेंगुइन प्रशांत और हम्बोल्ट धारा के किनारे पाया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ये एक पूर्णतः प्रवासी पेंगुइन प्रजाति जिसकी उपस्थिति विश्व भर में है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये हम्बोल्ट पेंगुइन सीमित मौसमी और आंशिक प्रवास यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बोला है कि इनकी उपस्थिति विश्व भर में गलत हो जाएगी। तीसरा, इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में अंतर्गत सुभेज या वल्नरेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें रखा गया है। तीसरा करेक्ट है। आंसर सिर्फ एक बात सही है ना, 2 गलत हैं, गलती ही पूछा है तो 2 गलत हैं बी। 75 है एक संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित पर विचार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में एशिया के सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, है ना। ये किसी संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है पहला, उसके बारे में 4 बातें बता रहा है, तो कौन सा आपको यहाँ सोच के बताएं कौन सा होगा। ये वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हुआ था। ये हिमालय तलहटी में स्थित, इसकी विशेषता भाबर और निम्न शिवालिक प्रदर्श होगा। ये क्षेत्र टिकाला और बिजरानी जैसे चौर क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें बाघों के लिए उच्च घनत्व का समर्थन मिलता है। चारों बात यहाँ पर दे रहा है और किसकी बात यहाँ पर कर रहा है, ये बात कर रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंधित की बात कर रहा है बी। 76 नंबर है, आपने पढ़ा होगा तो पहले एक ही स्टेटमेंट देख के समझ आ गया होगा कि जिम कॉर्बेट की ही बात कर रहा है ये। 76 है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में विचार करना है। देखते हैं, डिजिटल अरेस्ट एक साइबर धोखाधड़ी है जिसे अपराधी स्वयं कानून बनाकर कानून प्रवर्तन अधिकारी दिखाकर पैसे की मांग करता है। 76 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, डिजिटल अरेस्ट स्कैम में मुख्य रूप से फिशिंग ईमेल के माध्यम से कॉर्पोरेट खातों को निशाना बनाया जाता है। ये बात गलत है क्योंकि ये घोटाले मुख्य रूप से सीधे डराने धमकाने के लिए फोन कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, ना कि कॉर्पोरेट खातों के निशाना बनाने वाली फिशिंग ईमेल को। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, पीड़ितों को प्रायः नकली दस्तावेजों के जरिए गिरफ्तारी या बैंक खाते की फ्रीज करने की धमकी दी जाती है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, बी यहाँ से 76 का करेक्ट आंसर है। 77 है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, इनमें से कौन सी योजना विलय कर दी गई है। करेक्ट आंसर 77 को जाएगा, जो विलय की गई है। एक तो पहला, तीसरा, चौथा, लेकिन यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना यहाँ पर नहीं की गई है, याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक योजना के ऊपर प्री माध्यमिक तक यहाँ पर इसको एक समग्र शिक्षा ढांचे के रूप में प्रदान किया गया है और समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसे विलय कर दिया गया है। राइट, ध्यान रखना है। और मध्याह्न योजना एक भिन्न सरकारी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में
पोषण उपस्थिति को सुधार करना। ठीक है, 1, 3, 4 करेक्ट है। 78 नंबर है, विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के बारे में विचार करना है। पहली बात है, औपनिवेशिक काल के दौरान 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत विमुक्त जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में विहित किया गया था। पहला 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, इदाते आयोग ने विमुक्त घुमंत और यहाँ पर अर्धघुमंत समुदाय के लिए विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, SEED सीड योजना कार्यक्रम जनजाति कार्यक्रम मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तीसरा गलत है, क्योंकि सीड योजना के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना का संचालन के लिए विकास कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है, न कि जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए 78 का सही होगा। 79 है 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में विचार करना है। NEP 2020 में 5+3+3+4 की नई स्कूल पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत की गई थी और जहां आधारभूत चरण 3 से 8 वर्ष के पूर्व खेल के रूप में आधारित होगा। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2035 तक पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा में 100% तक सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी 79 की क्या होगी, सेकेंड बात गलत है इसकी, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा प्री स्कूल माध्यमिक से 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना होगा, ये बात गलत हो जाएगी। ये सार्वभौमिक विद्यालय नामांकन की बात कर रहा था मुख्य क्षेत्र में, तो ये गलत है। कब, 2030 तक, 35 तक नहीं। 1 करेक्ट है, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 80 है, मानवाधिकार दिवस के संबंध में विचार करना है। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर, ठीक है, प्रत्येक 10 दिसंबर को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संधि जो होती है उसके अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं और यहाँ पर मानव अधिकार दिवस 1948 संयुक्त राष्ट्र जो महासभा था उसके अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के लिए करके। सेकेंड बात है, वर्ष 2025 की थीम जो इसकी सब्जेक्ट था उसमें ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरीडे एसिलियंस, जिसके तहत यहाँ पर बुनियादी जो सेवाएं थी उसके पहुंच को मानवाधिकार के रूप में महत्व देना। क्या होगा, टीका 1 यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ओनली 2 भी करेक्ट आंसर है। 81 सुजलाम भारत जो ऐप है यहाँ पर इसमें डिस्कस करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को। फर्स्ट यहाँ पर है इसका उद्देश्य, इसका जो यहाँ पर टारगेट है जल जीवन मिशन जो है, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान करना। पहली बात 81 का यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सेकंड, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जल एवं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की तकनीकी सहायता के लॉन्च किया गया, जिसे MEITY द्वारा विकसित नहीं किया गया है, गलत हो जाएगा। ये जल संबंधी अवसंरचना के भू स्थानिक मानचित्रण के लिए इसे PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। तीसरा करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 बी। क्वेश्चन 82 82 क्वेश्चन 82 है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के संबंध में विचार करना है। एथलेटिक्स ने भारत की पदक तालिका में 50 से अधिक यहाँ पर पदकों का योगदान दिया है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि एथलीट्स पदकों की संख्या 48, 17 स्वर्ण 13 रजत 18 कांस्य रही थी, ये बात गलत हो जाएगा। भारत ने अब तक सफल अभियान, भारत का ये अब सबसे सफल अभियान था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। क्वेश्चन 83 जैव हथियार के बारे में विचार करना है। जैव हथियार जो होते हैं ये जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। 83 का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 83 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये व्यापक विनाशकारी हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है BWC
वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है जिसने जैविक हथियारों का उपयोग करके उत्पादन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूसी ने वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल को पूरक है जिसमें केवल जैविक हथियारों का उपचार पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? आंसर 1, 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। गलत पूछा है तो केवल एक गलत है, तीसरा नंबर का। 84 है, देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। भारत रूस रक्षा सहयोग के संबंध में विचार करना है। सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता 2021 से 31 तक रक्षा प्रणाली और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास तथा सह उत्पादन मार्गदर्शन करता है। पहला 84 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, S-400 व्यू रक्षा प्रणाली भारत की रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि S-4 प्रणाली भारत रूस के बीच खरीदी गई थी, ना कि संयुक्त रूप से विकसित की गई थी। ये सह निर्मित की गई थी। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। तीसरा, भारत रूस रक्षा सहयोग के तहत भारत में Su-30 MKI और T-90 टैंक जैसे प्लेटफॉर्म को लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शामिल होगा। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, अभ्यास इंदिरा एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत रूस चीन शामिल है। तीसरा गलत, क्योंकि इंदिरा त्रिपक्षीय है, त्रिपक्षीय नहीं है। ये इंदिरा अभ्यास श्रृंखला 2003 में शुरू हुई थी और भारत रूस के बीच यहाँ पर बारी बारी से आयोजित होती है। 1, 3 करेक्ट है। आंसर 84 का बी। गलत पूछे 2। 85 है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये टॉपिक मैंने आपको दिया था डेली टारगेट में, अभी 2 दिन पहले दिया था ये, तो डेली टारगेट जरूर देखो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर टॉपिक यहाँ पर देते हैं पढ़ने के लिए साथ में आपको इन टॉपिक के यहाँ पर डीप से यहाँ पर समझाते भी कैसे कैसे पढ़ना है। उसमें आप मैंने पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से मैंने बताया डेली टारगेट में। ठीक है, तो डेली टारगेट जरूर देखो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स आप देने जा रहे हो तो। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं देने, कोई पैसे वैसे नहीं देने होते हैं आपको। यहाँ से टॉपिक मिलते हैं रोज, उन टॉपिक में आप देखो कितने पढ़ चुके हो, कितने नहीं पढ़ चुके हो। जो पढ़ चुके हो तो उसको रिविजन कर लो, नहीं पढ़ चुके हो तो टॉपिक पढ़ो उसको। ठीक है, आते हैं 95। इसमें देखते हैं, ये बोला पीएम धन धान्य कृषि योजना का लक्ष्य 11 विभिन्न विभागों में 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे वित्त वर्ष 23-24 में 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर योजना 25-26 से 6 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा, इसके तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में अपने बजट का 50% कृषि यंत्रीकरण हेतु आवंटित करना शामिल होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए कोई निश्चित आवंटन नहीं है। हालांकि ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करेगा। चौथा है, पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत प्रतिवर्ष 2.5 से अधिक फसल चक्र वाले फसल के गहन जिलों में प्राथमिकता देना शामिल होगा। चौथी बात क्या होगा? गलत है। आंसर जिला चयन मानदंड जो होता है, जिला चयन कम फसल उत्पादकता, राष्ट्रीय औसत से कम, मध्यम फसल तीव्रता जो होती है और कम ऋण पहुंच, इसके आधार पर किया जाता है। तो गलत होगा चौथी बात। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 1 सही है, 1 ही सही है सर, बाकी सब गलत है। 86 है, 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 86 भारतीय मानक ब्यूरो BIS के बारे में विचार करना। इसे मूल रूप से वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। पहली बात 86 का यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, BIS अधिनियम 2016 इसके मानकीकरण और प्रमाणन के कार्यों के लिए विधि का आधार प्रदान करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इसे भारतीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों में 100% के अनुरूप बनाया गया है। तीसरा गलत है, क्योंकि 94% जो होगा इसमें भारतीय मानकों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग के मानकों के रूप में बनाया जाएगा, 100% नहीं। इसके मानक राष्ट्रीय कार्य योजना 22 से 27 की उभरती तकनीकी जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में मानकीकरण के लिए प्रदर्शित किया गया या निर्देशित किया गया इसको। चौथी बात करेक्ट है। 1, 2, 4 सही है, आंसर बी। 87 है, मालदीव के साथ भारत विकासात्मक सहयोग के संबंध में विचार करना है। हनीमाधु, थिलामाले, हुलमाले, अड्डू सिटी 4 पद रखे हैं। इनमें से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां भारत में प्रमुख संरचना या कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू किया गया था, उनका समर्थन किया गया था? 87 का आंसर डी, 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर होगा। सभी बातें करेक्ट है। 88 नंबर है, 88 नंबर।
निरस्तीकरण मामले में सलाहकार बोर्ड जो उसके संबंध में विचार करना है। ABDM की अध्यक्षता क्षेत्र या चर्चा के विषय के आधार पर वार्षिक रूप से बदलती रहती है। पहली बात, 88 का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ABDM की बैठकें साल में 2 बार आयोजित की जाती हैं जो बारी बारी से न्यूयॉर्क और जिनेवा में होती हैं। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य निरस्तीकरण केंद्रों पर दर्शाता है। प्रत्येक सत्र के बाद ABDM अपनी रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यह अध्यक्ष महासचिव को एक निजी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और महासचिव बोर्ड की गतिविधि और वार्षिक रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र महासभा को देगा, तो ये बात गलत होगी। ABDM यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च के न्यासी बोर्ड के रूप में काम करेगा। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही है, ए। क्वेश्चन 89 89 नंबर, MSME चैंपियंस पोर्टल के बारे में विचार करना है। ये शिकायत निवारण, मार्गदर्शन और शिकायत निगरानी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जोड़ना होगा। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, जेड लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन सिक्स सिग्मा जैसी योजनाओं को समर्थन करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। यह मुख्य रूप से MSME के लिए ऋण वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर MSME चैंपियंस पोर्टल सीधे ऋण या वित्तीय सहायता वितरित क्या करता है? वितरित नहीं करता है। इसके बजाय ये उद्यमों में संबंधित योजनाओं, बैंकों और सरकारी विभागों को जोड़ता है, जबकि यहाँ पर मुख्य रूप से शिकायत निवारण सुविधा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से सही पूछा है, बी। 90 नंबर है, प्रलय मिसाइल के बारे में विचार करना है। ये ठोस प्रणोदन सतह से सतह मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक क्या है? मिसाइल है। इसकी संरचना संचालन क्षमता 1500 किलोमीटर से अधिक है। पहला गलत है, क्योंकि इसकी बुलेट क्षमता जो है ये कम दूरी 150 से 500 किलोमीटर तक होगी। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी और ये सतह से सतह मार करेगी। ये बात तो सही, लेकिन यहाँ पर जो दूरी बता रहा है काफ़ी ज़्यादा बता रहा है। ये कितनी होगी? 150 से 500। इसकी मार्गदर्शन प्रणाली उच्च सटीकता के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर शामिल होगा। ये बात करेक्ट है। ओनली 2, 90 का सही। 91 निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्ष 2026 में एशियन भारत समुद्री सहयोग के संगठन के रूप में चिन्हित किया गया था। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत हिंद महासागर संगोष्ठी जो है इसकी अध्यक्षता फरवरी 2026 में थाईलैंड से ग्रहण की थी, ना कि इंडोनेशिया से। ओनली 1 एक करेक्ट है। आंसर 1 से होगा। 92 नंबर है, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में विचार करना है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत वीडियो को विधिक रूप से परिभाषित किया गया है। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन और अन्य अनुसूचित डिजिटल एसेट शामिल होंगे। सेकेंड बात 92 का सेकंड यहाँ से करेक्ट है, बी। तीसरा, वीडियो की परिभाषा में भारतीय और विदेशी मुद्राएं शामिल होंगी। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वीडियो की कानूनी परिभाषा के भारतीय और विदेशी मुद्राओं को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया, क्योंकि वे पहले से ही अलग मौद्रिक तथा विदेशी मुद्रा कानून के तहत शामिल हैं। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। 92 का 93 नंबर क्वेश्चन है। INSV कोऑर्डिन के संबंध में विचार करना है। ये भारत का पहला आधुनिक पोत है जिसे प्राचीन टंकाई पोत निर्माण विधि का उपयोग करके निर्मित किया गया है। पहला 93 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इस पोत का डिजाइन 5वीं शताब्दी की अजंता की गुफा, चित्रकला और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ युक्ति कल्पतरु कैसे प्रेरित होगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? 93 का सी 1 2। 94 है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित ग्रंथ कुटीर के संबंध में विचार करना है। ये भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक समर्पित पुस्तकालय होगा। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ग्रंथ कुटीर में केवल संस्कृत और तमिल में लिखित कृतियों का संग्रह होता है। सेकेंड बात 94 का क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि ग्रंथ कुटीर का संग्रह केवल संस्कृत और तमिल तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें 11 भाषाएं जैसे कन्नड़, मलयालम, मराठी और अन्य शामिल होंगी। ये बात गलत हो जाएगी।
इसमें मुद्रित पुस्तकों और हस्तलिखित पांडुलिपि दोनों शामिल किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है ना, 1 और 3 सही है, तो ए आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 95। हाल ही में समाचारों में रहे लक्कुंडी के संबंध में विचार करना है। ये तेलंगाना के गदग जिले में स्थित है। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लक्कुंडी कर्नाटक के गदग जिले में स्थित है। ये स्थल हाल ही में खुदाई की नवपाषाण काल में अवशेष से प्राप्त हुए थे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। लक्कुंडी मंदिर कल्याणी चालुक्य की स्थापक शैली की निर्मित होगी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर बी यहाँ से 95 का करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स टू स्टार्टअप्स जो है प्रोग्राम के बारे में विचार करना है। ये कार्यक्रम केवल सेमीकंडक्टर का निर्माण पर केंद्रित हैं, चिप डिजाइन पर नहीं होंगे। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ये चिप्स टू स्टार्टअप्स C2S प्रोग्राम केवल सेमीकंडक्टर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य चिप डिजाइन और क्षमता निर्माण, जिसमें ASIC, SOCs, IP कोर विकास, प्रोटोटाइपिंग, सत्यापन और अनुसंधान का शामिल होंगे। पहला गलत है। सेकेंड है, ये NIELIT, SMART स्मार्ट लैब और CDEC के चिप इन केंद्र का उपयोग करता है, ताकि साझा EDA उपकरण के साथ मैटरिंग प्रदान की जा सके। सेकेंड बात 96 का करेक्ट है। तीसरा, C2S के तहत अनुमोदित स्टूडेंट डिजाइन को एकत्रित करके साझा वेफर्स पर 180 nm तकनीकी का उपयोग कर निर्मित किया गया था। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। चौथा, भारत ने पूरे 6GHz बैंड को पूर्णतः डी लाइसेंस करके संयुक्त राज्य अमेरिका को समान नीति अपनाई है। चौथी बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 2, 3, 4 से पहला गलत होगा, तो सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में भारत 6 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड को डी लाइसेंस किए जाने के संबंध में विचार करना है। 6 GHz बैंड का डी लाइसेंस किया गया था हिस्सा केवल इंडोर वायरलेस उपयोग के लिए होगा। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये उन्नत वाईफाई मानकों को सक्षम बनाता है, जो कई फ्रिक्वेंसी बैंड पर एक साथ डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। दोनों बातें 97 का सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर होगा। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? यहाँ से जो सही होगा ये हो जाएगा, एक तो ये अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए साथ सामूहिक विनाश के हथियारों और आकाशीय पिंडों के सैन्य अड्डे हुआ उस पर प्रतिबंध करेगा। बी 98 का करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर है, भारतीय वायुसेना के बारे में क्वेश्चन है। शामिल किए जा रहे C295 विमान के संबंध में विचार करना है। C295 एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप सामरिक परिवहन विमान होगा। 99 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसे IAF में पुराने हो चुके एवरो 748 विमानों के स्थान पर शामिल किया जा रहा है। सेकेंड बात भी सही होगा। तीसरा है, इसे C295 C-17 ग्लोब मास्टर के समान दूरी के अंतर महाद्वीपीय स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट अभियान में सक्षम होगा। तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर C295 एक सामरिक और मध्यम भार वहन करने वाला एक विमान है, न कि रणनीतिक परिवहन विमान। ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। 1, 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से सही बात है इसकी। क्वेश्चन लास्ट है 100 नंबर, राष्ट्रीय तत्कालिक विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली के बारे में विचार करना है। यह वर्ष 1999 में सभी प्रकार के बम और विस्फोट का भारत का पहला केंद्रीकरण डिजिटल डेटाबेस होगा। 100 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये करेक्ट है। इसे राष्ट्रीय मेथड अभिकरण द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरण जो है उसको द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होता है उसके द्वारा बम डेटा केंद्र को विकसित किया जाएगा और इसकी संरचना अभिरक्षा के पास होती है और नीतिगत पर्यवेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बल्कि NIA इसे उपयोगकर्ताओं के रूप में काम करती है। तीसरा, IED संबंधित डेटा के लिए वन नेशन वन डेटा डिपोजिटरी दृष्टिकोण का पालन करती है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। करेक्ट आंसर 100 का ए करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब यहाँ पे जितने भी टॉपिक आए हैं, जितने भी टॉपिक जैसे कि यहाँ पर आए हैं उसमें वो सब टॉपिक आपको जाके कवर करना है।
देखो मैं इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट आप कवर, डेली टारगेट से चीज़ों को कवर करो। वहाँ से हम बहुत सारे जो टॉपिक करंट के हैं उस सबको पूरी व्याख्या करके आपको देते हैं पूरा पढ़ने के लिए। तो वहाँ से 3 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट के हिसाब से अपने जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट भी वहाँ चल रहे हैं, वो भी आप कवर करो अपने, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन इससे, राइट। तो जरूर से आपको करना है, फॉलो करना है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम से डाउनलोड करो और अपना तैयारी अच्छे से करो। जो टॉपिक नहीं मिलता है आपको जो बताओ, मैं आपको शेयर करूँगा वहाँ से, ठीक। इतना सारा आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी आपसे कोई चार्जेस पे नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री है, राइट। तो यहाँ से इसको एंड करते हैं। कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो कमेंट में। और 23 पेपर यहाँ से खत्म हो गया, हम लोग करेंगे 24 नंबर पेपर, ठीक है। और आज यहाँ पर ध्यान रखना है, आज यहाँ पर विजन का अभ्यास पेपर जो है, अभ्यास पेपर 2 होने वाला है। एक हम लोग कर चुके हैं, दूसरा अभ्यास पेपर आज होने वाला है, तो हम लोग उसको कल कवर करेंगे, अभ्यास पेपर को मॉर्निंग में, ठीक है, करीब 10 बजे के आसपास। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।